वेलकम दोस्तों। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर महेश जोशी इस एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और इस वैदिक विद्या में आपका बिलीव है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, भगवान में ध्यान दें, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। आप कितना भी अध्ययन कर लें, यदि आप स्पिरिचुअल नहीं है, यदि भगवान में आपका ध्यान नहीं है, तो आपकी कई भी बातें सही नहीं होने वाली हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। मैं आज मैं प्रोफेशन से रिलेटेड एक कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। वरामीर जो एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कई बुक्स लिखी और बृहद जात कर्मा के अंदर उन्होंने बताया कि हमें प्रोफेशन के लिए किसी भी नेटिव की कौन कौन से हाउसेज और कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि कर्म क्षेत्र के लिए 10वां भाव ही रेस्पॉन्सिबल है। अब वो कर्म किस तरीके का है, वो हर तरीके के कर्म के लिए 10वां भाव ही रेस्पॉन्सिबल है। इस जिंदगी में जो आप कर्म करेंगे वो 10th हाउस है आपका। पिछले जन्म में आप क्या करके आए, वो आपका 5th हाउस है। तो 5th हाउस के बेस पर आप इस जन्म में जन्म लिया आपने, और अब 10th हाउस में आकर आप 10th हाउस के बेस पर कर्म करेंगे, और 10th हाउस के कर्मों के बेस पर आपके 9th हाउस आपको अगले जन्म में उन कर्मों को संचित करके लेके जाएगा। अब कर्म का मतलब आज के तरीके में तो हम प्रोफेशन से लिंक करते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं रोजी रोटी के लिए या अपना पेट पालने के लिए, जो भी काम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। तो कर्मजीवी के हिसाब से हम किस तरीके से देखें। मॉडर्न टाइम में हमने कंसेप्ट बदल लिए हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, मगर कर्मजीवी को आप ध्यान से लगाएं इन कंसेप्ट को, तो वो इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं शुरू करता हूं। जो कॉम्बिनेशन हैं, 7-8 कॉम्बिनेशन की यहाँ पे मैं बात करूंगा। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है आपका, हमें किसी का भी प्रोफेशन या आजीविका देखनी है तो उसका 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड देखना पड़ेगा। 10th हाउस, अब एक और चीज यहाँ पे एलोबरेट करता हूं। बहुत लोग सुन लेते हैं भाई 10th हाउस देखना है, 10th हाउस लॉर्ड देखना है, क्या मतलब है देखने से? किसी भी हाउस को देखने का मतलब होता है कि उस हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उस हाउस के दोनों तरफ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उस हाउस को कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हाउस को देखने का तरीका होता है। शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो उस हाउस के रिलेटेड कार्यकत्व बढ़ जाएंगे, शुभ ग्रह देख रहे हैं तो और बढ़ जाएंगे। मगर इसी तरीके से अशुभ ग्रह उस हाउस का लॉस करते हैं, नाश करते हैं। लॉर्ड को किस तरीके से देखते हैं? किसी भी हाउस का लॉर्ड आप दो पहले तो उसका प्लेसमेंट देखिए, पोजीशन। अब पोजीशन कैसे कैसे देखनी है, किसी भी हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसे देखनी है? उस हाउस के लॉर्ड की पोजीशन देखनी है लग्न से। आपको उस हाउस की पोजीशन उस हाउस से भी देखनी है। सपोज कोई प्लैनेट कार्य क्षेत्र 10th लॉर्ड सपोज 5th हाउस में चला गया, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तो एक तरीके से तो त्रिकोण में गया है, तो आप कहोगे बहुत अच्छा हो गया, मगर वो 10th हाउस से 8th हाउस में चला गया, तो 10th हाउस के दूरस्थान में चला गया, इसलिए वो खराब होगा। तो आपको दोनों तरीके से उसे देखकर एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उस पर किसकी दृष्टि है, लॉर्ड पे, ये भी देखना है। वो किसके साथ बैठा हुआ है, कंजंक्शन किसके साथ है, ये भी देखना है। और उसके दोनों तरफ के भावों में कौन बैठे हुए हैं, ये भी आपको देखना है। इस तरीके से हम किसी भी लॉर्ड को देखते हैं। तो ये काफी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, इसलिए हमें मैंने बीच में बता दिया है। तो हमें 10th हाउस और 10th लॉर्ड देखना है, पहला कॉम्बिनेशन। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। जो भी ग्रह 10th हाउस में प्लेस्ड है वो भी देखना है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन हमें देखना है, जो भी प्लेनेट या ग्रह है 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड से, पीएसी से आपके किसी भी तरीके से लिंक है। मतलब 10th हाउस या लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, उन्हें एस्पेक्ट कर रहे हैं या कंजक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस में प्लेस्ड है, 10th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, या 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तीसरा कॉम्बिनेशन है। तो रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10th हाउस 10th लॉर्ड, सेकंड कॉम्बिनेशन प्लेनेट प्लेस्ड इन 10th हाउस, थर्ड कॉम्बिनेशन planets which are related to 10th house and
10th lord by PSC combination. फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इससे हमें पता चलेगा कि पर्सन का इंक्लिनेशन क्या है, किस डायरेक्शन में वो काम करना चाहता है, कौन सा प्रोफेशन करना चाहता है। तो आप 10th हाउस का जो लॉर्ड है, 10th लॉर्ड, उसको D9 चार्ट, नवांश चार्ट में चले जाइए और देखिए वो किस साइन में गया है। उसका जो भी जिस साइन में गया है उसका जो लॉर्ड होगा, जैसे वो जुपिटर के साइन में चला गया कोई भी प्लेनेट, तो वो जुपिटर से रिलेटेड काम करेगा। इसको बोलते हैं नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड। शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा तो नवांश लॉर्ड ऑफ 10th लॉर्ड। फिर रिपीट कर रहा हूं, D1 चार्ट के 10th भाव का स्वामी D9 चार्ट में जिस भी भाव में गया है, मतलब राशि में गया है, उस राशि का स्वामी ये डिसाइड करेगा कि उस नेटिव का किस प्रोफेशन की तरफ आपका इंक्लिनेशन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। सपोज सैटर्न के साइन में चला गया, किसके साइन में गया है, उस प्लेनेट से रिलेटेड प्रोफेशन की तरफ उस पर्सन का इंक्लिनेशन होगा या उस प्रोफेशन में जाएगा। तो आप जब भी किसी का प्रोफेशन देख रहे हो तो इस चीज को फोकस करिएगा कि आप देखिए 10th हाउस का लॉर्ड नवांश चार्ट के अंदर किस राशि में गया है, उसका जो लॉर्ड होगा उससे रिलेटेड प्रोफेशन में उसका इंटरेस्ट होगा। तो हमारे पास कोई भी पर्सन आता है और वो पूछता है कि भाई हम इसे क्या कराएं, ऐसे बहुत लोग आते हैं, 12th पढ़ रहे हैं कि ये बिजनेस करना चाहता है, या इंजीनियरिंग करना चाहता है, या ये CA बनना चाहता है, या कुछ और करना चाहता है। तो आप उसमें उसका 10th हाउस लॉर्ड को D9 में देखिए, वो जिस भी प्लेनेट के साइन में गया है उससे रिलेटेड आप उससे सलाह दे सकते हैं। और भी चीजें आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 5th वन की बात करूंगा मैं। अभी हम 10th हाउस की बात कर रहे थे, 10th लॉर्ड की बात कर रहे थे, तो ये ध्यान रखना है कि हमें 10th हाउस और 10th लॉर्ड केवल लगने से नहीं देखना है, चंद्रमा से भी देखना है, मून से और सन से भी देखना है। प्रोफेशन के केस में सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रोफेशन केवल नौकरी करना नहीं है, आपकी दुनिया में कितनी प्रसिद्धि है, कितने लोग आपको जानते हैं, क्या आपका लक काम करने वाला है, ये सारी चीजें प्रोफेशन के अंदर आती है। हमने कोई भी काम किया और हमारा लकी काम नहीं कर रहा है, तो सन से भी आपको 10th हाउस देखना है। तो तीनों से आपको 10th हाउस और 10th लॉर्ड को देखना है। ये 5 कॉम्बिनेशन कर्मजीवी के हैं। एडिशनल कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। अब आपसे कहेगा कि एक पर्सन आज के टाइम में ये होगी, जहां बॉर्न होता है वहां तो काम मिलता नहीं है, एजुकेशन होगी तो लोग कहीं बाहर या अब्रॉड या कहीं किसी दूर की जगह पे जाकर लोग काम करते हैं। IT सेक्टर में तो बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा जाकर काम करेंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में पर्सन जाएगा? तो इसमें हमें देखना है कि जो 10वें भाव के अंदर कौन सी राशि है उसे देखिए। हमें मालूम है राशि की एक डायरेक्शन होती है, जैसे 1, 5 और 9 जो फायर साइन है वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 2, 6, 10 जो आपका अर्थ साइन है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ डायरेक्शन को। 3, 7, 11 वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। 4, 8, 12 साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इनकी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि 10th हाउस के अंदर कौन सी राशि है। यदि 1, 5, 9 यदि 10th हाउस के अंदर है तो आप कह सकते हो आसानी से कि वो पर्सन 1, 5, 9 से रिलेटेड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो इन दिस वे हम उसकी प्रोफेशन की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। चौथा एक कॉम्बिनेशन की बात करूंगा मैं। यदि 10th हाउस लॉर्ड D9 में या D1 में अपने ही साइन में बैठा हो, 10th हाउस लॉर्ड D9 या D1 में खुद के अपने ही साइन के अंदर बैठा हो, तो ऐसा नेटिव अपने प्लेस पे ही काम करेगा। ओन साइन में हो जाए 10th लॉर्ड, या वो नवांश में जाके ओन साइन में हो जाए, तो अपने ही साइन में काम करेगा। अब यहाँ पे मैं एडिशनली एक कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, जो कि प्रीवियसली भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। वो कॉम्बिनेशन है आपका नेम और फेम का, कि कोई भी पर्सन को नेम फेम कैसे मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली नेम फेम का। नेम फेम में कितनी सारी चीजें आ जाती हैं कि कोई पॉलिटिक्स में आगे जाएगा या नहीं जाएगा, कोई भी नेटिव कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें वो बिजनेस टाइकून बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये नेम फेम के कॉम्बिनेशन है। तो नेम फेम के वैसे क्लासिकल कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, पर मैं आज ब्रीफ में केवल नेम फेम से रिलेटेड चीजें बताऊंगा।
जब भी कोई पर्सन फेमस होता है तो याद रखिएगा उसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बगैर सूर्य के स्ट्रांग होने के उसकी कीर्ति नहीं फैल सकती चारों तरफ। फेमस है मगर उसका सूर्य स्ट्रांग नहीं है तो वो अलग तरीके से फेमस होगा, उस पर शनि का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य पे शनि का इफेक्ट है तो वो पॉपुलर होगा इन द बैड वे, उस पर लांछन लग रहे होंगे, इस तरीके से भी पॉपुलर हो जाते हैं कई लोग, बदनाम जिसे हम बोलते हैं। फिर लगन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है नेम फेम के लिए। जिसकी लगन स्ट्रांग नहीं होगी, लगन लॉर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, वो पर्सन कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकता। तो लग्न और लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और वर्गोत्तम लग्न हो तो और बेटर है। और एक ही केवल D9 चार्ट में वर्गोत्तम नहीं देखना है, यदि नेम फेम आपको एक्चुअल में देखना है, एनालिसिस करना है, तो ज्यादातर डिविजनल चार्ट में उसका जो लग्न है वो वर्गोत्तम होनी चाहिए और लग्न लॉर्ड भी वर्गोत्तम होना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा ऐसा पर्सन। अगला कॉम्बिनेशन है 10th हाउस रेस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअली पॉपुलर होने के लिए, और कोई भी हाउस रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड फेमस हैं किसी भी वजह से, वो कर्म क्षेत्र की वजह से फेमस है। कोई भी आदमी अपनी शक्ल सूरत या और किसी चीज की वजह से फेमस नहीं होता। किसी पे कितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी फेमस नहीं होता। जो रिच लोग हैं कोई नहीं जानता, मगर जो कर्म करता है उसी को सब लोग जानते हैं। आप सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हो, रोनाल्डो का नाम जानते हो, मेसी का नाम जानते हो, और जितने भी फिल्म स्टार्स का नाम जानते हैं, और टेनिस प्लेयर्स का नाम जानते हैं कितनों का ही। वो सब लोग कर्मों की वजह से जाने जाते हैं, ना कि वो उनकी वेल्थ कैसी है या उनकी कद काठी कैसी है या शक्ल कैसी है। तो 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, 10th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अब 10th हाउस का लिंक होना चाहिए लग्न के साथ। अब लिंक 5-6 तरीके से हो सकता है। 10th लॉर्ड लग्न में चला जाए, लग्न लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, 10th लॉर्ड लग्न लॉर्ड एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए, 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड कहीं भी एक जगह पे जाके बैठ जाए, 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड कहीं भी एक दूसरे को देख ले। इस तरीके से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं इसमें 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड का किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए तो ऐसा पर्सन पॉपुलर होगा ही होगा, क्योंकि उसका कर्म क्षेत्र। मगर अब फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या 10th लॉर्ड यदि कमजोर है और लग्न लॉर्ड कमजोर है, तो जब कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है तो वो अपने फल देने में कैपेबल नहीं होता। यहां मैं कमजोर का मतलब ना ही तो डेबिलिटेटेड बता रहा हूं नीच का, और ना ही कम्बस्ट बता रहा हूं कमजोर का। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई भी ग्रह कमजोर है उसमें सारे पैरामीटर हमें देखने पड़ेंगे, किन हाउसेज में जाके वो आपके बैठ गए हैं, उन्हें कौन एस्पेक्ट कर रहा है, किसके साथ वो कंजक्टेड है। फिर नीच और अस्त तो आप देख ही सकते हो, मगर और बहुत सारे पैरामीटर देखने हैं, कहीं वो प्लेनेटरी वॉर में हार तो नहीं रहे। तो आपका 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड, जैसे आपने देखा बहुत लोग आते हैं कि इसका तो बैठा हुआ है, आप उनकी वो देखिए डिग्निटी देखिए कितने स्ट्रोंग है या वीक है। यदि वो स्ट्रोंग नहीं है तो कोई भी फल देने में कैपेबल नहीं होंगे, वो पर्सन नेम फेम नहीं मिलेगी उसको। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं एडिशनली, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका 10वें या 12वें भाव में राहु होता है। मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जितने भी इंडिया के टॉप क्लास जितने भी बिजनेसमैन हैं, ज्यादातर की कुंडली में आप देखिए कि 12th या 10th भाव के अंदर राहु होगा। तो राहु आपके अंदर वो ट्रिक क्रिएट कर देता है कि आप ये इनके इन प्रकार बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे और पब्लिक की नॉलेज में अर्न करोगे। जब पब्लिक की नॉलेज में कोई भी पैसा अर्न करता है तो उसकी वो भी फेम हो जाता है, सब लोग जानते हैं कि उसने इतना पैसा कमा लिया है। तो ये भी आपका राहु इन 10th एंड 12th हाउस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। 10th और 11th लॉर्ड का भी जब भी आपका रिलेशन बन रहा होता है तो ऐसा पर्सन एक्चुअली बहुत रिच होता है, कर्म क्षेत्र से बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। जब बहुत सारे लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देगा और वहां पे सैटर्न का भी यदि लिंक आ जाता है तो वो उसको सारे लोग जानने लग जाएंगे। तो नेम और फेम का मतलब यही है कि लोग आपको जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आपका फेम का कॉम्बिनेशन हो गया। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, ऐसा पर्सन अच्छे कारणों से जाना जाता है, उसकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर हो सकता है, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, ऐसे लोग हो सकते हैं।
कि उनकी पब्लिक इमेज इतनी अच्छी होगी कि लोग उनकी पूजा करते हैं जगह जगह पे। अलग अलग तरीके के लोग, कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है। तो 10th लॉर्ड और 7th हाउस में चला जाए, या 10th और 7th हाउस का किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए। कुछ एक योगास की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक महाभाग्य योग होता है। तो महाभाग्य योग क्या होता है कि यदि ये फीमेल और मेल के केस में डिफरेंट डिफरेंट होता है। पुरुष जातक है यदि मेल, तो उसका रात्रि दिन का जन्म हो और उसकी लग्न चंद्रमा और सूर्य विषम या ऑड राशि के अंदर हो, तो वो महाभाग्य योग होगा। स्त्री या फीमेल के केस में उसका दिन रात्रि का जन्म हो, उसकी लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों सम राशि में हो, जैसा मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली में था। ये महाभाग्य योग है, तो ऐसे लोग भी ज्यादा नेम और फेम मिलती है उन्हें। दूसरा योग होता है आपका गज केसरी योग। तो गज केसरी योग चंद्रमा और जुपिटर, मून और जुपिटर में बनता है। जब जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र पोजीशन में हो, केंद्र में होना जरूरी नहीं, एक दूसरे से केंद्र में, 1-4, 1-7, 1-10 ऐसे हो वो एक दूसरे से। किसी भी हाउस में जुपिटर है, उससे चौथे भाव में चंद्रमा हो जाए, 7वें भाव में चंद्रमा हो जाए, 10वें भाव में चंद्रमा हो जाए, तो गज केसरी योग बनाता है। तो ऐसा पर्सन हर तरीके से बहुत पावरफुल भी होता है, बहुत माइंडेड भी होता है। गज और केसरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाथी और शेर का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो हर तरीके से अपने दुश्मनों पर विजय पाता है, और इस तरीके से वो बहुत पॉपुलर और फेमस होता है। एक अमलकेती योग यदि किसी की कुंडली में हो, तो वो भी नेम और फेम का कॉम्बिनेशन है। अमलकेती योग होता है चंद्रमा से 10वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो, और बहुत जगह लग्न से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो, उसको भी अमलकेती योग मानते हैं। एक आपका लास्ट होता है कोई भी केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन रहे हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बन गया या इनमें से कोई एक योग बन गया तो वो पॉपुलर होगा ही होगा। अदर फैक्टर्स भी आपको काउंट करने हैं। नेम और फेम में किसी भी एक फैक्टर के बेस पे नेम और फेम नहीं मिलती, मल्टीपल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, और मल्टीपल फैक्टर्स को आप काउंट करोगे। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट भेजिएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहता है। आप सुझाव भेजिए जिससे कि मैं कुछ मॉडिफिकेशंस कर पाऊं अपनी क्लासेस में। आप सभी लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।